नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक से तीज भाग 2 इसके अध्याय संख्या 4 उत्साह और अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस जो है चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और उसके सारे के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। जो इसके प्रश्नों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले उत्साह। तो इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है जो लिखते हैं, कवि बादल को फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गर्जने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गर्जना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताता है। नेक्स्ट है आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस जो प्रश्न का उत्तर है हम देखते हैं। इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के तपन को हर कर उसे शीतलता प्रदान करते हैं। कवि ऐसी ही गति जो है, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारी शक्ति का आकांक्षा रखता है, जिससे दुख पीड़ित जनता को सुख प्राप्त हो सके। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है जो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। सबसे पहला पॉइंट, पीड़ित प्यासी जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। पॉइंट नंबर 3, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। पॉइंट नंबर 4, समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है प्रश्न 3 का आंसर करना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में से कौन से शब्द हैं जिसे नाद सौंदर्य मौजूद है? चार्ट कर लिखो। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य हैं, घेर घेर, घोर गगन, धरा धर ओह, ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, और विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार को पूर्ण करना है। अब आगे है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न 5 देखते हैं। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के मन में भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में लिखी। तो प्यारी विद्यार्थियों, इस 5 नंबर प्रश्न जो है, छात्र प्राकृतिक सौंदर्य का एकाग्रचित्त से अवलोकन करे और उस समय उठने वाले भावों को कविता के रूप में प्रदान करने का प्रयास करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है आपको अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के आधार पर अवलोकन करके उसका जो है आपको प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस प्रश्न के उत्तर में कविता में आपको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पाठ्येतर सक्रियता। बादलों पर अनेक कविताएं लिखी, कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी कीजिए। तो इसका उत्तर है जो पुस्तकालय से पुस्तक लेकर सुमित्रा पंदन की कविताएं सावन के मेघ और काले बादल को संकलित कीजिए। पेंसिल या रंगों की सहायता से कागज पर वर्षा का चित्रांकन आपको करना है। अब आगे हैं अट नहीं रही हैं। तो इसका 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होती है? लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, जैसे आबा फागुन की तन सट नहीं रही। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में मानवीकरण द्वारा फागुन की शोभा को मानव मन में उठी उमंगों का रूपक दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए हैं। अब पंक्तियाँ जो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भाग देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। बढ़ेंगे आगे प्रश्न 2। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहारी और रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है, इसलिए वह उसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है, चाहकर भी वह अपनी आंखों को उस पर से हटा नहीं पाता है।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है, क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और वह उसके हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्यता के दर्शन पेड़ पौधों में आए नव किस्लयों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रही हैं। फूलों की सुगंध मतवाली वायु के साथ प्रसरित होकर प्रकृति में नहीं तन मन पर भी छा रही हैं और उसका सीधा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जिससे उसके मन उमंगित हो रहे हैं। कवि उसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी व्यापकता को ही केवल दिखता रहता है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, फागुन में वसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मादकता से परिपूर्ण होता है। उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती हैं। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से जहाँ सुशोभित हो जाती हैं, वहीं वे मनोहारी फूलों से सुसज्जित होकर चारों ओर पवन के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगती हैं। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर चहकने लगता है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर, जो निराला की काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषताएं प्रकृति के चित्रण के माध्यम से मन के भावों को देना। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया गया है। अब है निराला के काव्य शिल्प की दूसरी विशेषता, प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना, अर्थात मानवीकरण। यहाँ पर भी कवि ने प्रकृति की झांकी में मानव झांकी का अवलोकन किया। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसके साथ ही उत्साह कविता में मानवीकरण का उदाहरण देखिए। तो इसका जो है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। निराला की काव्य शैली की तीसरी विशेषताएं गतिशैली। इन कविताओं की गतिशैली के गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे संक्षिप्तता, अनुभूति, प्रवाहमयता, गेयता आदि। कवि निराला की काव्य शिल्प की अन्य विशेषताएं सांकेतिकता और लघु शब्दों का प्रयोग, ये विशेषताएं भी कविताओं में परिलक्षित होती हैं। इन विशेषताओं के अलावा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली और प्रकृतात्मकता का भी प्रयोग इन कविताओं में काव्य शिल्प की विशेषताओं के रूप में हुआ है। बढ़ेंगे आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। इसका प्रश्न संख्या 6। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर आपको लिखना है, होली के आसपास प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे इस काल में वातावरण सुहावना हो जाता है, सर्दी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, खेतों में खड़ी फसलें पकने लगती हैं, पेड़ पौधे नई कोंपलों और कलियों में लद जाते हैं, मंद सुगंधित हवा बहती हैं, सारा वातावरण मादकता से पूरित हो जाता है, मन में उमंग और उत्साह भर जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक हिंदी की इसके स्थिति भाग 2 जो है पाठ संख्या 4 उत्साह और अट नहीं रही, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। प्यारे विद्यार्थियों आपको कक्षा 10 की हिंदी विषय की अगर एक साथ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।